नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सर्किट ब्रेकर के रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देखे होंगे कि सर्किट ब्रेकर में कैसे हमारी आर्क बनती है और कैसे आर्क को हम क्विंच करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज मेरा डिस्कशन होगा सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में। और जब सर्किट ब्रेकर की रेटिंग की बात करते हैं तो आपके जहन में ज़रूर ये जिक्र आता होगा कि ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और तीसरा सार टाइम रेटिंग। आपके दिमाग में जब भी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग की बात की जाती है तो तब आपके दिमाग में तुरंत ये फिगर बनता है कि सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और सार टाइम रेटिंग कैपेसिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही भी है, यही इसका मेन रेटिंग का पार्ट है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आके डिस्कशन करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर में उसकी रेटिंग के लिए ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, सार टाइम रेटिंग के अतिरिक्त आपका वोल्टेज रेटिंग भी दिया होता है, इंसुलेशन लेवल की रेटिंग दिया होता है और फ्रीक्वेंसी की रेटिंग दिया होता है। और इन सब का क्या क्या प्रभाव हमारे सर्किट ब्रेकर के डिज़ाइन पर पड़ता है या सर्किट ब्रेकर के वर्किंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो जैसे वोल्टेज की बात की जाए, जैसे मैं आपसे वोल्टेज की बात करूं तो सर्किट ब्रेकर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है, सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग जो मेरा सिस्टम वोल्टेज है उससे थोड़ा सा अधिक दिया होता है। जो मेरा सिस्टम वोल्टेज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं देता हूँ सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग। उदाहरण के तौर पर हम मान लें कि अगर मेरा सिस्टम 132 kV का है, तो यहाँ पर जो मैं वोल्टेज रेटिंग करता हूँ सर्किट ब्रेकर की, मैं करता हूँ 145 kV की। बात समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए 220 kV का सिस्टम वोल्टेज है तो मैं जो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग करता हूँ वो 245 kV वोल्टेज के लिए रेटिंग करता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं 33 kV की बात करूँ तो 33 kV पर मैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग जो करता हूँ 36 kV की करता हूँ। आप इन सब में देख रहे होंगे कि जो मेरा सिस्टम वोल्टेज है, जो ये मेरा सिस्टम वोल्टेज है, इस सिस्टम वोल्टेज से मैं सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। वो ऐसा क्यों करता हूँ उसका भी कुछ रीज़न होता होगा। तो उसका रीज़न ये है, बेसिकली अगर देखा जाए तो आप देखते हैं कि जब आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है या तो फेरांटी इफेक्ट होता है। फेरांटी इफेक्ट में आप जानते हो कि सोर्स से ज़्यादा लोड इनका वोल्टेज बढ़ जाता है। सोर्स, ये मेरा सोर्स है और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पर भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ पर भी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो फेरांटी इफेक्ट में आप जानते हो कि ये जो सोर्स वाला सर्किट ब्रेकर है, सोर्स वोल्टेज है और ये रिसीविंग वोल्टेज है, तो सोर्स वाले वोल्टेज से रिसीविंग वाला वोल्टेज बड़ा हो जाता है, रिसीविंग वाला वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है। वो क्यों प्राप्त होता है? वो इसलिए प्राप्त होता है फेरांटी इफेक्ट के कारण। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं 220 kV की सप्लाई में दे रहा हूँ, 220 kV की, तो ये फेरांटी इफेक्ट के कारण यहाँ पर 220 से कुछ अधिक मिलेगा, 220 प्लस कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं इसीलिए सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है 220 के लिए स्टैंडर्ड रेटिंग 245 kV है कि फेरांटी इफेक्ट के कारण भी अगर कुछ वोल्टेज मेरा बढ़े तो भी सर्किट ब्रेकर की रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज ना हो जाए। दूसरा, जो अगर मैं टेप चेंजिंग करता हूँ, अगर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, टेप चेंजिंग में करता हूँ, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का प्रोविज़न होता है, आप पढ़े होंगे और इसको बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। तो ट्रांसफार्मर में जब आप टेप चेंज करके टेपिंग्स बढ़ाते हैं तो आपका वोल्टेज इम्प्रूव होता है या वोल्टेज बढ़ता है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप वोल्टेज बढ़ा के रखते हैं। सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग हम सिस्टम वोल्टेज से अधिक रखते हैं कि अगर वोल्टेज रेगुलेशन के कारण वोल्टेज मेरा अधिक आ जाए या फेरांटी इफेक्ट के कारण मेरा वोल्टेज अधिक आ जाए, या तो
मैं लास्ट वाला क्या बताया हूँ अभी, लास्ट वाला मेरा था पहला सिस्टम, सबसे पहला मैं बताया हूँ वोल्टेज रेगुलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा था टैप चेंजिंग के कारण अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तब भी हमारे सर्किट ब्रेकर में कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए उसकी वोल्टेज रेटिंग हम बढ़ा के रखते हैं। दूसरी बात आ जाइए हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी की। दूसरी बात हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी में होता क्या है, फ्रीक्वेंसी भी हमारी डिसाइड होती है, जैसे कि आप यूज करते हैं घर में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सप्लाई यूज करते हैं, तो सर्किट ब्रेकर के डिज़ाइन के टाइम में या सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के टाइम में फ्रीक्वेंसी का भी हम ध्यान रखते हैं। फ्रीक्वेंसी का ध्यान हम इस प्रकार से रखते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, अभी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अभी आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 साइकिल, एक सेकंड में 50 साइकिल, इसको अभी हटाते हैं। एक सेकंड में 50 साइकिल का मतलब ये मेरी अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी साइकिल, फिर ऐसे तीसरी साइकिल, ऐसे बढ़ते हुए एक सेकंड में ये 50 साइकिल को पूर्ण करता है। एक सेकंड में 50 साइकिल को ये पूर्ण करता है। आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर को आप किस कंडीशन में ओपन करते हो, करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर ओपन करते हो, चाहे यहाँ करोगे या यहाँ करोगे या यहाँ करोगे, इसका जिक्र अभी नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं, आप यहाँ पर गौर करिए, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज की है, एक सेकंड में अगर 50 साइकिल है, अगर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो t = 1/50 आ जाएगा, और आप ये जानते हो ये आता है 20 मिली सेकेंड के बराबर। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो टाइम पहुँचने में लगा वो कितना लगा, 20 मिली सेकेंड लगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, तो आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। टाइम पीरियड अगर चेंज होगा तो आपकी ब्रेकिंग टाइम, सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग टाइम चेंज होगा। वो कैसे सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग टाइम चेंज होगा, आप ये मान के चलिए कि आप सर्किट ब्रेकर को इस पॉइंट पर ओपन करते थे, आप करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पॉइंट पर ही ओपन करना चाहते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने के बाद आप ये मान लीजिए कि आपका करीब कुछ ऐसा, ये ब्लू वाला इस टाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई, इस टाइप की अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो गई। तो अभी आप कहाँ पर सर्किट ब्रेकर को ओपन करते थे, इस करंट क्रॉसिंग नेचुरली 0 पर, लेकिन अब कहाँ पर करेंगे, या तो यहाँ पर कर सकते हैं या तो यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर करना चाहता हूँ, तो पहले मैं कहाँ पर कर रहा था, यहाँ पर कर रहा था ओपन सर्किट ब्रेकर को, अब मैं कहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो इससे आप ये देखते होंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो सर्किट ब्रेकर का जो ब्रेकिंग टाइम है वो भी चेंज होगा। ये जनरल आइडिया रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में ये आप बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से हिस्टेरिसिस लॉस भी चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जब आप सप्लाई देते हैं, किसी कंडक्टर सप्लाई फ्लो होता है, तो उसमें जनरली जाहिर सी बात है उसमें एक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। अगर वो फ्लक्स किसी मेटेलिक पार्ट से कनेक्ट होता है तो उसमें एक ईडी करंट फ्लो कराता है, और उस ईडी करंट के कारण ईडी करंट लॉस होता है। आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे तो ईडी करंट लॉस में भी चेंजेस आएगा। एक चीज़ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जैसे कि आप कह सकते हो ट्रांजिएंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, TRV। आप जानते हो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिएंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड करता है। इसके बारे में पिछला डिस्कस हो चुका है, पुराने लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ट्रांजिएंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी चेंज होगा, और ट्रांजिएंट रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज चेंज होगा तो उसके कारण मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी चेंज होगी। और वो कैसे चेंज होगी उसको आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ मेरा इंसुलेशन लेवल भी डिसाइड होता है। अगर अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग मेरा इंसुलेशन लेवल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी से ट्रांजिएंट स्ट्राइकिंग वोल्टेज भी चेंज होगा तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग मुझे अलग से इंसुलेशन देना होगा। ये सब जनरल जानकारियाँ थीं। अब उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर पहुँचते हैं, जैसा कि
हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में मुख्यतः होता है मेरा ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और स्टार्ट टाइम रेटिंग। तो इसको मैं हटाता हूं और अपने मुख्य टॉपिक की ओर मैं बढ़ता हूं। इसका आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए और इसमें डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम आते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी की ओर। ब्रेकिंग कैपेसिटी से पहले आप ये समझिए, जैसा कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग में मुख्यतः 3 होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी, दूसरा स्टार्ट टाइम रेटिंग, तीसरा मेरा है मेकिंग कैपेसिटी। इसमें समझिएगा, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी में होता ये है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी उसको कहा किसको जाता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी किसको कहा जाता है। आप जानते हो कि जब भी हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट आता है, ये मेरा सोर्स है और यहाँ से सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है, ये एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है और ज़रूरत नहीं है बनाना चाहें तो ये बना लीजिए। मेरा कोई ट्रांसफार्मर है और इधर भी मेरा एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है और ये आगे सप्लाई लोड को जाती है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें यहाँ पर फॉल्ट आ गया है, इस फॉल्ट के कारण यहाँ पर कोई फॉल्ट करंट फ्लो होगी। ये फॉल्ट करंट किलो एम्पियर में होती है, ये फॉल्ट करंट किलो एम्पियर में होती है। तो सर्किट ब्रेकर के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, सर्किट ब्रेकर के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि फॉल्ट के दौरान शॉर्ट सर्किट करंट को वो ब्रेक कर सके, शॉर्ट सर्किट के दौरान वो फॉल्ट करंट को ब्रेक कर सके। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा और इसमें समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया होगा समझाने के लिए, ये मान लीजिए आपका सर्किट ब्रेकर का फिक्स कांटेक्ट है और ये सर्किट ब्रेकर का मूविंग कांटेक्ट है, ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट जैसा ही ओपन होता है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस यहाँ पर आर्क बनता है। आप जानते हो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस यहाँ पर आर्क बनता है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी में यही बताया जाता है कि सर्किट ब्रेकर का जब कांटेक्ट ओपन होगा तो आर्क तो बनेगा, ये तो निश्चित है, लेकिन ये कांटेक्ट सक्सेसफुली उस आर्क करंट को ब्रेक कर पाए। अब वो कैसे ब्रेक करता है, उसके अलग अलग माध्यम यूज होते हैं, वो आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। यहाँ पर हमारा समझने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट या सर्किट ब्रेकर फॉल्टी शॉर्ट सर्किट करंट को सक्सेसफुली ब्रेक कर पाए, उसी के आधार पर उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। दूसरा, आप शॉर्ट टाइम रेटिंग की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टाइम रेटिंग में ये आपको शॉर्ट टाइम रेटिंग में आपको ये बताया जाता है कि सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट करंट को कुछ देर तक बियर करने की या सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि फॉल्ट करंट की क्षमता, जैसे कि क्या होना चाहिए समझिएगा, एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ है, एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर फॉल्ट आया तो सर्किट ब्रेकर में देखिए करंट चूँकि यहाँ से फ्लो हो रही है, तो फॉल्ट करंट यहाँ से भी फ्लो होगी, मतलब कि इस सर्किट ब्रेकर में भी फ्लो होगी, इस सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट करंट। तो अभी आप जानते हो कि जहाँ जो फॉल्ट के नज़दीक है सर्किट ब्रेकर, ये वाला फॉल्ट के नज़दीक है सर्किट ब्रेकर, तो इस सर्किट ब्रेकर को पहले ओपन होना चाहिए। तो ये सर्किट ब्रेकर जैसे ही ये सर्किट ब्रेकर को ओपन होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो उतने टाइम के लिए इस सर्किट ब्रेकर में बियरिंग क्षमता होनी चाहिए कि उतने समय के लिए, वो मान लीजिए समय 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच डिसाइड होता है, उतने समय तक सर्किट ब्रेकर से फॉल्ट करंट फ्लो हो पाए, उतने समय तक सर्किट ब्रेकर से फॉल्ट करंट फ्लो हो पाए बिना किसी नुकसान के, सर्किट ब्रेकर में बिना किसी नुकसान पहुंचाए उतने समय तक फॉल्ट करंट फ्लो हो सके। इसी के आधार पर शॉर्ट टाइम रेटिंग डिसाइड होती है।
तीसरा आपका है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी में होता सिर्फ ये है कि जब हमारा कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की कंडीशन में उसमें फॉल्ट करंट फ्लो होती है। तो सर्किट ब्रेकर की में डिसाइड होता है कि हमारी मेकिंग करंट इतने लेवल तक अगर फ्लो हो गई तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट हमारे क्लोज पोजीशन में रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हमारा ये है कि सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट अभी मेरे क्लोज पोजीशन पे, ये सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट मेरा क्लोज पोजीशन में है और इस क्लोज पोजीशन की कंडीशन में स्टार्टिंग में तो देखिए ओपन होने में कुछ तो समय लगेगा, भले ही 100 मिलीसेकेंड या 150 मिलीसेकेंड। तो जब तक क्लोज है उस कंडीशन में तो कुछ करंट फ्लो मेरी होगी और उस क्लोजिंग के कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है, जितनी मैक्सिमम फॉल्ट करंट हम फ्लो करा सकते हैं बिना किसी नुकसान पहुंचाए, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में बिना किसी नुकसान पहुंचाए जितनी हम मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो करा सकते हैं, वही हमारा सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट होता है या सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी होती है। अब जितनी चीज़ें हम बताए हैं उसी चीज़ को आइए हम लोग लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या तो मैं एक बार इसको पढ़ के आपके सामने सुना देता हूं, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो आपकी इच्छा हो। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के लिए देखिए होता क्या है, आप इसको जैसा लिखा है वैसे मैं पढ़ता हूं और चीज़ें तो समझा ही चुका हूं। यहाँ पर लिखा है फॉल्ट के दौरान सर्किट ब्रेकर को निम्नलिखित ड्यूटीज़ परफॉर्म करना पड़ता है, इसी के आधार पर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निर्धारित की जाती है। सर्किट ब्रेकर को निम्नलिखित ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी के आधार पर सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निर्धारित की जाएगी। अब इसमें पहला पॉइंट है फॉल्ट के दौरान सर्किट ब्रेकर में फॉल्टी सर्किट को ब्रेक करने की क्षमता अवश्य होना चाहिए, इसे सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट करंट फ्लो कराने की क्षमता होनी चाहिए जिससे फॉल्टी सेक्शन के नियरेस्ट वाला सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो सके, इससे सर्किट ब्रेकर की शॉर्ट टाइम रेटिंग के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे यहाँ पर होगा इसे सर्किट ब्रेकर की शॉर्ट टाइम रेटिंग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा है सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट क्लोज रहने की अवस्था में सर्किट ब्रेकर से फ्लो हो जाने वाला मैक्सिमम फॉल्ट करंट के द्वारा सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी निर्धारित की जाती है। इतनी चीज़ें आप इससे पहले मैं समझा चुका हूँ, इसी चीज़ को आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए और अभी इसके बारे में फिर से एक बार डिटेल बताया जाएगा, तो इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और उसमें साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन भी करते रहेंगे। तो आज मैं करता क्या हूँ, इसको हटा देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि समय हम लोगों का ज़्यादा लॉस ना हो। तो जैसा कि आप जानते हो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के लिए हमको मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम रेटिंग। तो हम सबसे पहले ब्रेकिंग कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में फिर आपको बताते हैं सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी। यहाँ पर लिखिएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी, हेडिंग डालिए ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी 2 प्रकार से होती है। इसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कैसे होगी 2 प्रकार की। यहाँ पर लिखिएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर आर 2 टाइप्स। इसमें पहला है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी,
सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। दूसरा मेरा आ जाता है एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसमें आपको समझ में आएगा। ये आप इस ग्राफ से बहुत अच्छे से परिचित हैं। जब आपने देखा होगा, जब हम शॉर्ट सर्किट का जिक्र किए थे सर्किट ब्रेकर में, तो इस तरीके का वेवफॉर्म आया था। कुछ मेरा इस टाइप का वेवफॉर्म आया होगा, अगर आपको याद हो तो। ये पुराने लेक्चरों में इसके बारे में बात हो चुकी है। कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का, और इसमें एक डीसी ऑफसेट करंट फ्लो होती है। और इसके बारे में आपको अगर जानकारी ना हो तो ये फॉल्ट करंट एनालिसिस के टाइम में ये बताया जाएगा। फॉल्ट करंट एनालिसिस उस टाइम में ये आपको बताया जाएगा। जब सर्किट ब्रेकर में कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, तो उस फॉल्ट के दौरान में स्टार्टिंग में आपकी एसी करंट के साथ, ये देखिए ग्रीन वाली ये डीसी करंट है, स्टार्टिंग में एसी के साथ डीसी भी करंट फ्लो होती है। इसी के कारण एसिमेट्री भी आता है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये मेरा एक पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ये वाला मेरा कहलाएगा एसिमेट्रिकल करंट, एसिमेट्रिकल करंट। एसिमेट्रिकल कौन सा करंट है? एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ से यहाँ तक एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है। और ये वाला सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। ये वाला सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, ये सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट आपका, ये सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट होगा। एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा आप लोग। आप लोग वाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि ये मेरा ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए मैं एक फिगर ड्रा किया हूँ। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आते हैं। तो अभी हमने बताया आपको कि ब्रेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर में दो तरीके की होती है, एक एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और दूसरी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो थोड़ा सा एक चीज़ और ये आप देखिएगा, हम लोग पहले कुछ इस तरीके का, कुछ इस टाइप का हम लोग ग्राफ बनाया करते थे करंट का। तो हम लोगों ने क्या माना था? हम लोगों ने ये माना था कि अगर आपको याद हो कि सर्किट ब्रेकर इस पॉइंट पर अपने कॉन्टैक्ट ओपन करता है, सर्किट ब्रेकर मेरा इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट ओपन करता है, और सर्किट ब्रेकर जैसे ही अपना कॉन्टैक्ट ओपन करेगा वैसे ही सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के क्रॉस आर्क करंट फ्लो होने लगती है। आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरीके का आर्क करंट फ्लो होती है। आर्क करंट फिर क्या होता है कहीं पर करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो पर आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। उसके बाद की जो करंट दिखाई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिव करंट, और जो आर्क के दौरान करंट फ्लो होती है उसको मैं बोलता हूँ आर्किंग करंट। और आप जानते हो चूँकि सर्किट ब्रेकर की हम ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है, पहले तो मेरा कॉन्टैक्ट किसी करंट क्रॉसिंग नेचुरली जीरो पॉइंट पर ओपन होगा। जैसे ही सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन होगा, सीबी कॉन्टैक्ट के बीच आर्क डेवलप हो जाएगी और ये आर्क करंट इस तरीके से फ्लो होगी। इसी में आर्क के दौरान जो मेरी मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, जो मेरी मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो होती है, उसी को मैं बोलता हूँ ब्रेकिंग करंट, बात समझिएगा।
आपको अगर याद हो, हम मेरे पिछले लेक्चरों में आप लोग देखे होंगे, मैं ये माना था पॉइंट ए पर मेरा फॉल्ट आया था, उसके बाद यहाँ से कुछ यहाँ तक सर्किट ब्रेकर को ओपन होने में टाइम लगा था, उसको यहाँ से यहाँ तक हम माने थे कि रिले सेंस किया था। इसके बाद इस पॉइंट पर सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन हुआ। जैसे सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन हुआ, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट अक्रॉस आर्क डेवलप हुई। अब होता क्या, इसी आर्क करंट को, इस कंडीशन में जो आर्क करंट है, इसी आर्क करंट को मुझे ब्रेक करना है और इसी से मेरी ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है और यही वाली करंट मेरी ब्रेकिंग करंट कहलाता है। तो आर्क टाइम जब मेरा आर्क बन जाता है, उसी कंडीशन में जो मेरी मैक्सिमम करंट होती है वही मेरी ब्रेकिंग करंट कहलाती है। इसी से मेरे सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर आते हैं। अब आपने देखा होगा कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, इनकी हम बात करते हैं। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी में सिर्फ अंतर ये है, आप जानते हो कि जब भी शॉर्ट सर्किट, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो स्टार्टिंग में फॉल्ट की इनिशिएशन के दौरान उसमें एसी कंपोनेंट के साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट होता है। एसी कंपोनेंट के साथ एसी कंपोनेंट के साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट होता है। जैसा कि इसमें शो किया गया, ये मेरा एसी कंपोनेंट है, ये ब्लैक वाला एसी कंपोनेंट है, और जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये डीसी कंपोनेंट है। और जहाँ तक एसी और डीसी दोनों रहती है, जहाँ तक एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों रहता है, वहाँ तक की करंट को मैं बोलता हूँ एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। और जहाँ से मेरा डीसी कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है, करंट सिमेट्रिकल फ्लो होती है, उस करंट को मैं बोलता हूँ सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। उस करंट को मैं क्या बोलता हूँ? सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और ये समझिएगा, यहाँ मेरी एसिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, आगे सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट है, ये पहले एसिमेट्रिकल, फिर बाद में वो करंट जो मेरी फॉल्ट करंट है वो सिमेट्रिकल हो जाती है। एक क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि ब्रेकर मेरा किस कंडीशन में ओपन होता। देखिए, जब तक मेरी डीसी कंपोनेंट रहती है तब तक वो ट्रांजिएंट कंडीशन में रहता है। उसके बाद फिर जब डीसी कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है तो वो कहलाता है स्टडी स्टेट कंडीशन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्किट ब्रेकर अपना कांटेक्ट कब ओपन करता है, किस कंडीशन में ओपन करता है? तो आपका जवाब आना चाहिए ट्रांजिएंट कंडीशन। ये सारी चीज़ें आपको फॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये जानना ज़रूरी है, ट्रांजिएंट कंडीशन क्या है, सब ट्रांजिएंट कंडीशन। इसमें देखिए 3 चीज़ों की बात की जाती है। एक तो मेरा हो गया ट्रांजिएंट कंडीशन, एक कहा जाता है सब ट्रांजिएंट कंडीशन, और एक होता है स्टडी स्टेट कंडीशन। तो होता ये है कि 1 से 2 साइकिल, ये मेरे 1 साइकिल हो गई, 1 से 2 साइकिल तक लगभग सब ट्रांजिएंट कंडीशन कही जाती है। 2 साइकिल के बाद, ये देखिए 1 साइकिल ये हुआ, ये दूसरा साइकिल हुआ। 2 साइकिल के बाद मेरी जो आगे की 5 से लेके 10 साइकिल तक 2 साइकिल के 1 से 2 साइकिल तक आपका सब ट्रांजिएंट कंडीशन कहलाएगा। और उसके बाद 8 से 10 साइकिल तक आपका ट्रांजिएंट कंडीशन कहलाएगा। और उसके बाद जो साइकिल आपकी बनेगी वो आपका कहलाएगा स्टडी स्टेट कंडीशन। तो सर्किट ब्रेकर मेरा किस कंडीशन में ओपन होता है? ट्रांजिएंट कंडीशन में ओपन होता है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रांजिएंट कंडीशन में ओपन हो रहा है। और आप जानते हो कि जो सब ट्रांजिएंट कंडीशन है वो 1 से 2 साइकिल तक होती है। तो 1 साइकिल मेरी यहाँ पूरी हो गई, दूसरी साइकिल मेरी यहाँ पूरी हो गई। इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि सर्किट ब्रेकर मेरा इस पॉइंट पर ओपन होगा। सर्किट ब्रेकर मेरा इस पॉइंट पर ओपन होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
जो सब ट्रांजिएंट सॉरी जो ट्रांजिएंट कंडीशन है, इसमें अगर इसको मैं ए पॉइंट का नाम दे दूं, इसको मैं बी पॉइंट का नाम दे दूं और इसको मैं सी पॉइंट का नाम दे दूं, तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ ए से लेके बी तक आपका एसी कंपोनेंट है, उसके बाद यहाँ पर बी से लेके सी तक डीसी कंपोनेंट है। मतलब हमको बात ये पता चली कि ट्रांजिएंट कंडीशन में एसी कंपोनेंट के साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट भी मौजूद होता है, और जहाँ पर डीसी कंपोनेंट मौजूद होता है वहीं पर एसिमेट्री आ जाती है। तो इसीलिए सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है दो तरीके से बताई जाती है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं और आगे हम आपको लिखाते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में। लिखिएगा, अब इसी में आप लिखिएगा, इसमें लिखिए द हाईएस्ट, लिखिएगा द हाईएस्ट RMS वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट that the circuit breaker is capable of breaking under specified condition of recovery voltage and transient recovery voltage The highest RMS value of short circuit current that the circuit breaker is capable of breaking under specified condition of recovery voltage and transient recovery voltage। अच्छा, ये तो हुआ ब्रेकिंग करंट के बारे में बात की गई है। यहाँ पर हमने जो डिफिनीशन दिखाया एक तरीके से ब्रेकिंग करंट है, और जो मैं करंट को ब्रेक करता हूँ, जो शॉर्ट सर्किट करंट में ब्रेक करता हूँ वही मेरा कहलाता है ब्रेकिंग करंट। और जब ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो ब्रेकिंग कैपेसिटी में क्या करते हैं, हम वोल्टेज से गुणा कर देते हैं, तो वो मेरा कहलाता है ब्रेकिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर 3 फेज की बात हम करते हैं तो √3 से भी गुणा कर देते हैं, तो √3 VI जो मेरा होगा वही मेरा कहलाएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी। और ब्रेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर की हम MVA में देते हैं। इतनी चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक चीज़ और ये जान लीजिए, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी बताने का तरीका है, वो उसमें मैं क्या करता हूँ, सिस्टम वोल्टेज से करंट में मैं गुणा कर देता हूँ, तो वो मेरा कहलाता है ब्रेकिंग कैपेसिटी। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिखते चलते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको समझाते हुए भी मैं चलता हूँ। यहाँ से एक दूसरा पॉइंट आप और लिख लीजिए, एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा हाँ, इसमें हमने क्या लिखाया आपको, द हाईएस्ट RMS वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट that the circuit breaker is capable of breaking under specified condition of recovery voltage and transient recovery voltage। मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट मतलब कि रिकवरी वोल्टेज या ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज दोनों हो। अगर जानते हो किसी भी कॉन्टैक्ट अगर ओपन होता है तो उसमें आर्क जैसे ही हमारे 0 पॉइंट पर पहुंचती है आर्क करंट, वहाँ स्ट्रे कैपेसिटेंस के कारण एक ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज अप्लाई होता है, जिसके कारण पुनः आर्क डेवलप हो जाती है, और यही ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहलाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि इस कंडीशन में चाहे रिकवरी वोल्टेज उस कंडीशन में भी रहेगा और ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज दोनों उस कंडीशन में दोनों रहेगा। उस कंडीशन में जो मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट RMS वैल्यू होगी करंट की हाईएस्ट RMS वैल्यू होगी, जिसको सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर दे सक्सेसफुली, वो क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग करंट ऑफ सर्किट ब्रेकर।
तो यहाँ से एक चीज़ ये आपको पता चल रही होगी कि जो सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है या ब्रेकिंग करंट है वो आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे, लिखिएगा, सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है, आरएमएस वैल्यू में दिया जाता है। और यहाँ आप ये देखिए, अब हम आ जाते हैं इस फिगर पर। इस फिगर पर हम ये देख पा रहे होंगे एसी का, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर मेरा ओपन हो रहा है। सर्किट ब्रेकर किस पॉइंट पर, एक्स डैश पर ओपन हो रहा है। तो इसको मैं लिख भी देंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से आपसे अगर बात की जाए, आपसे अगर कहा जाए कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट क्या होगी, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की अगर आपको बात की जाए तो केवल आप एसी कंपोनेंट ले लेंगे। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की अगर आपसे बात करें हम, तो केवल आप एसी कंपोनेंट ले लेंगे, जो फॉल्ट करंट का या जो शॉर्ट सर्किट करंट का कांटेक्ट के सेपरेशन के दौरान, जो शॉर्ट सर्किट करंट का कांटेक्ट के सेपरेशन के दौरान जो मेरा एसी कंपोनेंट होगा वही मेरा सिमेट्रिकल कंपोनेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। यहाँ पर सबसे पहले आप तीसरा पॉइंट लिखिए, लेट एट द सेपरेशन ऑफ सीबी कॉन्टैक्ट एक्स डैश पर मेरा सीबी कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट। यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर इस चीज़ को आप x के बराबर माने, अगर इस चीज़ को आप x के बराबर माने और ये जो DC वाला कंपोनेंट है आप इसको y के बराबर माने, तो चूंकि जो x है मेरा वो पीक वैल्यू है, इसलिए मैं √2 से भाग देके इसमें आरएमएस वैल्यू में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ पीक वैल्यू अपॉन √2। अब यहाँ आपसे एसिमेट्रिकल वैल्यू की बात की जाए, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बराबर हो जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ कंबाइंड एसी एंड डीसी कंपोनेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर एसी और डीसी दोनों का आरएमएस वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा √x/√2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा है एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। यहाँ तक आप समझिएगा। अभी तक आपने क्या पाया? एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के बारे में आपको मिला है। अब आपको कैपेसिटी के बारे में, हमारी बात हो रही थी ना कि ब्रेकिंग कैपेसिटी, हमारी बात हो रही थी ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में। तो आइए हम लोग अब ब्रेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला लिखते हैं। इसको हम हटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ से अगर आपसे देखिए, स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी दो तरीके की होती है, एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एक एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर आपसे पूछें सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, आरएमएस वोल्टेज ऑफ सिस्टम जो सिस्टम का वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू को मैं ब्रेकिंग करंट से, किस ब्रेकिंग करंट से, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से गुणा कर देता हूं, तो मेरा क्या आ जाता है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। देखिए, ब्रेकिंग कैपेसिटी बताने का दो तरीका होता है। एक तो जैसे 3 फेज की बात होती है, √3V/I। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √3V/I, यहाँ पर V क्या है, सिस्टम का वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, I क्या है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट या एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो एक तो ब्रेकिंग कैपेसिटी बताने का ये तरीका है। दूसरा एक तरीका जो अब है वो ये है कि जिस टाइम मेरा कांटेक्ट सेपरेट होता है उस टाइम मेरा क्या ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज है, उस ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज को मैं यहाँ रख देता हूँ और बाकी √3 और जो I है वही ब्रेकिंग करंट वही रहेगी। ठीक है, लेकिन दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू करंट, कौन सी करंट, ब्रेकिंग वाली करंट, एक ये तरीका है। दूसरा √3 इंटू ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज इंटू करंट, ये दूसरा तरीका है। लेकिन हम लोग पहले तरीके की बात करेंगे क्योंकि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज हर इंस्टेंट पर चेंज होता रहता है, तो उसकी हम लोग गणना नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअल में यही होना चाहिए कि ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज उस टाइम क्या होता है, उसी से ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज की जगह हम लोग सिस्टम वोल्टेज रख लेते हैं। चलिए, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर हो जाएगा √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। बात को समझिएगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 इंटू सिस्टम वोल्टेज इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। कौन सी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, हमारी अगर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात होगी तो इस वाली करंट को हम लेंगे। ठीक है, अब अगर एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात की जाए, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो यहाँ पर वही होगा, √3 की जगह √3, सिस्टम वोल्टेज हमारा वही रहेगा, सिस्टम वोल्टेज इंटू एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ये वाली करंट। ये अभी तक आप लोगों ने ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में क्या समझा? ब्रेकिंग कैपेसिटी के बारे में आप यही समझ पाए होंगे कि जब आपका सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट जब ओपन हुआ, उस कंडीशन में ओपन होने के दौरान जो भी मेरी ब्रेकिंग करंट रही, जो भी शॉर्ट सर्किट वाली करंट फ्लो हो रही होती है,
उसी को मैं बोलता हूँ ब्रेकिंग करंट। और ये चीज़ जितना से ज़्यादा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर, जितना मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर ले जाए, वही सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट होता है। जितना मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर ले जाए सक्सेसफुली, वही क्या कहलाता है, उसका ब्रेकिंग करंट कहलाता है। और उसी ब्रेकिंग करंट से आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी मिल जाती है। और चूंकि आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रांजिएंट कंडीशन में ओपन होता है, तो इसलिए ट्रांजिएंट कंडीशन में एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होता है। ट्रांजिएंट कंडीशन में एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होता है। इसलिए ब्रेकिंग कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं, तब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी दोनों की हम बात करते हैं। होता क्या है, जो सब ट्रांजिएंट कंडीशन है मेरा, वो करीब 1 से 2 साइकिल तक होता है। और ट्रांजिएंट कंडीशन किसी किसी बुक में 5 साइकिल तक दिया होता है, किसी किसी बुक में 8 से 10 साइकिल होता है। वो आपका कहलाता है ट्रांजिएंट कंडीशन। और उसके बाद जब आपका डीसी कंपोनेंट एकदम से ख़त्म हो जाए, तो वो आपका हो जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। और ये हमेशा पूछा जाता है कि सर्किट ब्रेकर किस कंडीशन में ओपन होता है, तो आपका जवाब होता है ट्रांजिएंट कंडीशन में। क्यों होता है? इसी ट्रांजिएंट कंडीशन के कारण, इसी ट्रांजिएंट स्टेट के कारण, चूँकि इस ट्रांजिएंट स्टेट में एसी और डीसी कंपोनेंट होता है, एसी और साथ ही साथ डीसी कंपोनेंट होता है, इसलिए सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी बनी, वो 2 ब्रेकिंग कैपेसिटी बनी। एक सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बन गई, दूसरी एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी बनी। सीधा मतलब ये था, अभी तक आप लोगों ने ये समझा होगा, जो सर्किट ब्रेकर मेरा ये कोई सोर्स है, यहाँ से ये सर्किट ब्रेकर, और कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल सा। यहाँ पर कोई फॉल्ट आया, तो ये सर्किट ब्रेकर सक्सेसफुली जितना अधिक से अधिक फॉल्ट करंट को ब्रेक कर दे, जितना अधिक से अधिक फॉल्ट करंट को ब्रेक कर पाए, वही उसकी ब्रेकिंग करंट होता है और उसी से उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। देखिए, हर इक्विपमेंट की एक लिमिट होती है, किसी लिमिट तक ये सक्सेसफुली ब्रेक कर पाएगा, किसी उस लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट हैं वही मेल्ट कर जाएं, सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट कर जाए, इतना ज़्यादा उसमें लॉस हो जाए, I2R लॉस हो जाए, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए कि हीटिंग के कारण सर्किट ब्रेकर ब्लास्ट कर जाए, या सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ही मेल्ट हो जाए। तो हमारा यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जितना अधिक से अधिक सर्किट ब्रेकर सक्सेसफुली ब्रेक कर ले जाएगा, वही सर्किट ब्रेकर की हम ब्रेकिंग कैपेसिटी कहेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग अगले टर्म के लिए बढ़ते हैं, जो हमारा कहलाता है मेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी बताने से पहले हम इसको हटाते हैं। देखिए, मेकिंग कैपेसिटी तो जैसे आप लोगों ने ये समझा कि जैसे ब्रेकिंग कैपेसिटी के दौरान सर्किट ब्रेकर को हम ब्रेक करते हैं, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को ब्रेक करते हैं, सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट को ओपन करते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि मेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट के दौरान हम मेक करते हैं या क्लोज करते हैं, सर्किट ब्रेकर को मेक करते हैं या क्लोज करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेकिंग कैपेसिटी की बात करने से पहले मैं फिर से वही अपने पुराने फिगर को ड्रा करूंगा और उसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझाता हूं। ये आपको हमने बताया कि यहाँ से आपको हमने ये बताया था कि आपको अगर याद हो तो हम ये बताया था, ये वाली मेरी मैं माना था कि ये मेरी शॉर्ट सर्किट आर्क करंट है, यहाँ से आर्क मेरा बन जाता, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये बताया था कि ये वाली करंट हमारी क्या कहलाती है, ब्रेकिंग करंट।
और ये किस में दिया होता है, आरएमएस वैल्यू में दिया होता है। ब्रेकिंग करंट मेरा आरएमएस वैल्यू में दिया होता है। और जो मेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट का मतलब ये होता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू, जितनी मैक्सिमम फॉल्ट करंट सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज हो और सर्किट ब्रेकर से करंट फ्लो कर जाए, जैसे कि आपका ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है। अगर कोई फॉल्ट आया, अभी तो आपका सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज है, अगर जिस कंडीशन में फॉल्ट आएगा तो उसको कुछ तो समय लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो समय लगेगा ही ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो इसको समय लग ही रहा है ना ओपन होने में। जब तक ये क्लोज रहा, इससे कोई करंट फ्लो होगी, बिल्कुल यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो जब तक ये क्लोज रहा, उस कंडीशन में कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो पा रही सक्सेसफुली, उस कंडीशन में कितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो पा रही, वही आपका कहलाता है मेकिंग करंट। जब मेरा फॉल्ट आता है सर्किट में, उससे जुड़ा हुआ एक सर्किट ब्रेकर होता है और मैं माना हूँ उसका एक ये कांटेक्ट है, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट है। इस कंडीशन में जितनी मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो जाए सर्किट ब्रेकर के क्लोज पोजीशन में, उसके कांटेक्ट से जितनी मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए वो कहलाता है सर्किट ब्रेकर का मेकिंग करंट, और उसी से डिसाइड होता है सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जब भी कोई फॉल्ट आता है तो सबसे जब पहला साइकिल होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा साइकिल होता है। जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो एक स्थिर साइकिल दिखाया जाता है। वो होता क्यों है? वो होता इसलिए है कि पहले डीसी ऑफसेट होता है। किस लिए होता है? एसी के साथ साथ डीसी कंपोनेंट होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज है, यहाँ से ओपन होना स्टार्ट होता है जब तक मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज है। उस कंडीशन में देखिए क्या, उस कंडीशन में एक ये हाफ साइकिल फ्लो होती है, एक ये हाफ साइकिल, एक ये साइकिल फ्लो होती है और ये हाफ साइकिल, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। अगर हाफ साइकिल से मैं बोलूँ तो मैं कहूँ एक ये हाफ साइकिल फ्लो हुई, एक ये हाफ साइकिल फ्लो हुई, एक ये हाफ साइकिल। अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो मैं कहूँगा एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हुई, उसके बाद हाफ साइकिल आया, उसके बाद सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन होना स्टार्ट हो गया। अगर इन दोनों, एक ये साइकिल और एक ये साइकिल, अगर इन दोनों साइकिल में अगर आपसे पूछा जाए तो कि दोनों साइकिल में से कौन से साइकिल का पीक वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि इस वाली साइकिल का पीक वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसको देखिए एक लाइन, पैरेलल लाइन खींची जाए तो देखिएगा ये करीब लाइन यहाँ से जा रही है और इसके पीक वैल्यू के पैरेलल में खींचे तो ये लाइन यहाँ से जा रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस पीक वैल्यू, ये वाली पीक वैल्यू इस पीक वैल्यू से ये वाली पीक वैल्यू ज़्यादा है। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है इसकी तुलना में। ये क्यों घटा? ये डीसी कंपोनेंट जो धीरे धीरे होता है, डीसी आपसे धीरे धीरे डीके होके ख़त्म हो जाता है। और ये कैसे होता है ये आपको फॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमारा फोकस केवल सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये मेरा सर्किट ब्रेकर जब मेरा क्लोज पोजीशन में था तो उस टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी करंट फ्लो हुई, उसके बाद फिर ओपन होना स्टार्ट हुआ। उधर मैं नहीं जाऊँगा, उधर की डिस्कशन हो चुका है। तो जब तक सर्किट ब्रेकर मेरा क्लोज था उस कंडीशन में देखिए एक ये साइकिल फ्लो हुई, एक ये साइकिल फ्लो हुई। अगर इन दोनों साइकिल के पीक वैल्यू की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस वाले का पीक वैल्यू अधिक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ मेकिंग करंट के लिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर में जब सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट के दौरान जब सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट मेरा क्लोज हो, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए, उस कंडीशन में जो सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम करंट फ्लो करा पाए, वही उसका क्या कहलाता है? मेकिंग करंट। तो ये वाला जो पीक है, ये वाला जो मैक्सिमम पीक है, ये वाला आपका कहलाएगा मेकिंग करंट। ये वाला क्या कहलाएगा? मेकिंग करंट। यहाँ से आप ये बात क्लियर हो रही होगी।
मेकिंग करंट, आइए अब मेकिंग करंट के बारे में हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिएगा द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, ऐसा करते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट थ्रू सर्किट ब्रेकर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट थ्रू सर्किट ब्रेकर where the contact were close। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, सर्किट ब्रेकर का जब कांटेक्ट वर क्लोज, सर्किट ब्रेकर का जब कांटेक्ट क्लोज था, सर्किट ब्रेकर यहाँ पर देखिएगा वेयर द कांटेक्ट वर क्लोज इज कॉल्ड मेकिंग करंट। ये क्या वर मीन्स था, थी, थे होता है, आप जानते हो। जब सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज था, जब सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज था, उस कंडीशन में क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फॉल्ट करंट थ्रू सर्किट ब्रेकर, जब सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट क्लोज था, उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर से जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो रही थी, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो रही थी, वही कहलाता है सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट। और ये जो सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट है, ये किस में दिया जाता है, ये पीक वैल्यू में दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए मेकिंग करंट पीक वैल्यू में, मेकिंग करंट पीक वैल्यू में दिया जाता है, मेकिंग करंट पीक वैल्यू में दिया जाता है। ये वाला आपका यहाँ से हो जाएगा मेकिंग करंट। ये किस में होगा, पीक में होगा। अच्छा, मेकिंग करंट आप ये समझ पा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट जितना मेरा फ्लो हो गई, सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट ओपन था, वही मेरा क्या कहलाया, मेकिंग करंट। सीधी सी बात है। होता है क्या, जब फॉल्ट मेरा फ्लो करता है तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बियर कर पाना सर्किट ब्रेकर के लिए कैपेसिटी डिसाइड करता है, सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी डिसाइड कर पाता है। सर्किट ब्रेकर के से जब कोई फॉल्ट करंट फ्लो होती है तो उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है और उस फोर्स को बियर कर पाना, वो कितना फोर्स बियर कर पाता है, उसी से डिसाइड होता है सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पर डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा करंट के पीक वैल्यू पर। करंट के जो पीक वैल्यू है उसके स्क्वायर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जितना सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के बीच अप्लाई होता है और जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट बिगर कर ले जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उसी से सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। इसको देखिए हमने दो तरीके से समझाया। दो तरीके से ये समझाया, जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट जिस कंडीशन में फ्लो हो, जितनी मैक्सिमम फॉल्ट करंट फ्लो हो जाए वही आपका मेकिंग करंट कहलाता है। लेकिन ये जो मेकिंग करंट वो डिपेंड करता है किस पर, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगता है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में लगता है। और सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है
उसी से डिसाइड होता सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया तो हो सकता है सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट तोड़ फोड़ दे, तो उसी अनुसार ये आपकी मेकिंग करंट डिसाइड होती है और ये मेकिंग करंट पीक वैल्यूम दिया जाता है। सीधा आप समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम फॉल्ट करंट जो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट से सर्किट ब्रेकर में बिना किसी नुकसान पहुंचाए फ्लो कर जाए, वो सर्किट ब्रेकर की मेकिंग करंट होगी और वो पीक वैल्यू में दी जाएगी। तो अब अगर यहाँ से आपसे मेकिंग करंट की बात की जाए तो मेकिंग करंट बराबर आप लिख सकते हैं, मेकिंग करंट बराबर आप लिख सकते हैं मेकिंग करंट बराबर √2 इंटू IRMS, √2 इंटू IRMS। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेकिंग करंट बराबर क्या है, √2 इंटू IRMS है। ये IRMS को √2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, जिससे ये पीक वैल्यू में बन जाए। जब IRMS से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, IRMS से हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गई, पीक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से लिखिएगा मेकिंग करंट बराबर आप लिख सकते हैं √2 इंटू जो IRMS है, ये इसको आप लिख सकते हैं ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट आपका IRMS में RMS वैल्यू में ही तो था, ये आपका हो जाएगा ब्रेकिंग करंट। अब यहाँ से आप चाहो तो लिख दो √2 इंटू ब्रेकिंग करंट की जगह एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। भाई साहब, जब आप जानते हो जो मेकिंग करंट में एसिमेट्री ही तो रहती है, उसमें AC कंपोनेंट के साथ DC कंपोनेंट होता है, तो इसलिए हम एसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट यहाँ पर लिख दिए। अगर मैं चाहूँ कि एसिमेट्रिकल को अगर सिमेट्रिकल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आपको 1.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1.8 का अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूँ सिमेट्रिकल करंट में तो ये हो जाता है एसिमेट्रिकल करंट के बराबर, एसिमेट्रिकल करंट। 1.8 का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल करंट में 1.8 का मैं गुणा कर दूंगा तो ये एसिमेट्रिकल करंट के बराबर हो जाएगा। और 1.8 का गुणा मैं इसलिए करता हूँ, इसलिए कि ये DC कंपोनेंट को कंसीडर करने के लिए मैं 1.8 से गुणा कर देता हूँ। जो आपकी एसिमेट्रिकल करंट होती है वो सिमेट्रिकल करंट का लगभग 1.6 से 1.8 गुना होती है, और वो 1.8 या 1.6 गुना इसके बीच क्यों हुई, DC कंपोनेंट के कारण, तो हम यहाँ पर 1.8 लिए हैं। इसका अगर आप गुणा करोगे √2 का इससे 1.8 में तो ये आ जाएगा 2.55 सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। यहाँ लिख सकते हो मेकिंग करंट बराबर 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। अगर इसमें √3 इंटू V से गुणा कर देंगे तो ये कैपेसिटी बन जाएगी। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं मेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये आपका मेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला आ गया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराएंगे, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो और भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब हमारा एक टर्म और बच जाता है शॉर्ट टाइम रेटिंग, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम रेटिंग होता ये है, आप हेडिंग डाल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं शॉर्ट टाइम रेटिंग के बारे में क्या होता है।
शॉर्ट टाइम रेटिंग, शॉर्ट टाइम रेटिंग, शॉर्ट टाइम रेटिंग, शॉर्ट टाइम रेटिंग। शॉर्ट टाइम रेटिंग से इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं वास्तविक में होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई सोर्स है और सोर्स है तो यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा। यह मान लीजिए कोई बस है, बस से एक सर्किट ब्रेकर लगा है, ये आपका ट्रांसफार्मर है और फिर ये कोई सर्किट ब्रेकर लगा है और ये आगे सप्लाई जा रही है। इसी तरीके से कोई और ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है, ये जा रही है। ठीक है। देखिए आप यहाँ पर कहेंगे दो सर्किट ब्रेकर क्यों लगाए हैं? दो सर्किट ब्रेकर इसलिए लगाएं कि ट्रांसफार्मर हमारा या तो स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। मान लीजिए एक साइड वोल्टेज 132 kV है, दूसरे साइड वोल्टेज 33 kV है। खैर इसमें वोल्टेज का लेना देना बहुत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट आया, मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट आया तो एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि फॉल्ट जैसा यहाँ पर आएगा तो एक सोर्स, एक फॉल्ट फ्लो कराने का एक तरीका ये हो सकता है। अगर इधर से कोई सोर्स जुड़ा होगा तो इधर से भी फ्लो होने लगेगा, लेकिन केवल मैं इसको कंसीडर करके मानता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जब ये वाला ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो इस सर्किट ब्रेकर से होते हुए फॉल्ट करंट फ्लो होगी, इस सर्किट ब्रेकर से भी फॉल्ट करंट फ्लो होगी और इस सर्किट ब्रेकर से भी फॉल्ट करंट फ्लो होगी। और सर्किट ब्रेकर को हमको किस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना चाहिए? जो फॉल्ट के नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर लगा होता है उसी सर्किट ब्रेकर को ओपन होना चाहिए। फॉल्ट मेरा यहाँ है, इसके नियरेस्ट कौन सा सर्किट ब्रेकर है? इसके नियरेस्ट मेरा ये वाला सर्किट ब्रेकर है, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना चाहिए। और आप जानते हो कुछ टाइम लेता है सर्किट ब्रेकर ओपन होने में, कुछ तो टाइम लेता है सर्किट ब्रेकर ओपन होने में, कुछ टाइम लेता है। ये चीज़ आप भली भांति जानते हो। यहाँ तक आप देखें कि यहाँ इसमें अगर मैं इस फिगर की बात करूँ कि देख रहे हो आप यहाँ तक सर्किट ब्रेकर ओपन होने में टाइम लिया, तो यहाँ तक तो फॉल्ट करंट फ्लो हुई सर्किट ब्रेकर से ना, सर्किट ब्रेकर से फॉल्ट करंट फ्लो हुई। तो वही चीज़ इसमें डिसाइड होता है कि कुछ टाइम तक फॉल्ट करंट सर्किट ब्रेकर फ्लो करा ले जाए। जैसे कि इस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना है, ये तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये भी सर्किट ब्रेकर लगा, ये भी सर्किट ब्रेकर लगा, तो इन सर्किट ब्रेकर और इस सर्किट ब्रेकर से कुछ फॉल्ट करंट जो कुछ टाइम के लिए फ्लो हो जाए, उसी वही होता है शॉर्ट टाइम रेटिंग। और ये लगभग 1 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए होता है, किलो एम्पियर में दिया जाता है किसी भी सर्किट ब्रेकर के लिए, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के लिए ये दिया जाता है। तो हुआ क्या, सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट के दौरान कुछ टाइम तक या किसी टाइम इंटरवल के लिए, किसी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए फॉल्ट करंट फ्लो करा ले जाए बिना किसी नुकसान के, तो वही उसी से डिसाइड होता है शॉर्ट टाइम रेटिंग। शॉर्ट टाइम रेटिंग किस में दिया होता है? किलो एम्पियर में दिया होगा फॉर मान लीजिए 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए कितने किलो एम्पियर के करंट फ्लो करा ले जाएगी, वही होता है उसका शॉर्ट टाइम रेटिंग। जैसे एक कंडीशन ये हो जाती, मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट आया, यहाँ पर फॉल्ट आया, इस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना चाहिए, ये ओपन नहीं करा पाया, तो उस कंडीशन में इस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना होगा। तो उस कंडीशन में इस सर्किट ब्रेकर को ओपन होना, किसका ओपन होगा? ये वाला ओपन होगा। अगर मान लीजिए ए सर्किट ब्रेकर है या बी सर्किट ब्रेकर है, तो ए वाले का टाइम बी वाले से ज़्यादा होगा कि नहीं? ए वाले को ऑपरेट कराने में ज़्यादा समय लगेगा बी से। इसी तरीके की हम सेटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ज़्यादा समय लेगा ब्रेक करने में, तो उतने समय के लिए यहाँ से करंट तो फ्लो होगी, यहाँ से सर्किट ब्रेकर से करंट तो फ्लो होगी, और वही करंट जितने समय तक वो बियर करता है, उसी के अनुसार शॉर्ट टाइम रेटिंग डिसाइड होता है।
ये लगभग 3 सेकंड के लिए अधिकांशतः 3 सेकंड के लिए होता है, या तो 1 सेकंड के लिए भी होता है। अधिकांश जगह पर, अधिकांश सर्किट ब्रेकर पर, मोस्टली अधिकतम सर्किट ब्रेकरों में हम देखते हैं 3 सेकंड के लिए किलो एम्पियर में दिया रहता है। और वो किलो एम्पियर तो आप जानते हो ज़्यादा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा द शार्ट टाइम करेंट रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर, द शार्ट टाइम करंट रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर is the RMS value of current that a circuit breaker can carry without damage for a specified time interval। यहाँ पर हमने लिखा द शार्ट टाइम करंट रेटिंग ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज द RMS value of current that a circuit breaker can carry without damage for a specified time interval। मतलब किसी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए सर्किट ब्रेकर से बहने वाली आरएमएस करंट कौन सी? फाल्ट वाली करंट, जिसे सर्किट ब्रेकर बिना किसी डैमेज के कैरी कर सकता हो। सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट के दौरान, ये देखिए, 60 टाइम रेटिंग करंट ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, ये 60 सर्किट वाली आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। सर्किट ब्रेकर में बिना किसी डैमेज के स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए कैरी कर ले जाए, यही कहलाता है शॉर्ट टाइम रेटिंग। शॉर्ट टाइम रेटिंग से देखिए ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ी शॉर्ट टाइम रेटिंग की समझने की। शॉर्ट टाइम रेटिंग समझने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप जानते हो शॉर्ट टाइम रेटिंग में देखिए, एक तो आप अगर मेकिंग करंट से रिलेट करो, भाई सर्किट ब्रेकर क्लोज ही तो है, यहाँ पर यही तो कह रहा है सर्किट ब्रेकर क्लोज है। अगर मेकिंग करंट से आप रिलेट करो तो उसमें मेकिंग करंट में हमने क्या बताया था कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि शॉर्ट टाइम रेटिंग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे हमको ये पता चल जाता है कि कितना तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो सहन कर पाएगा। दूसरा, थर्मल लिमिटेशन भी है इसकी। थर्मल लिमिटेशन कैसी है? अगर करंट I²R, देखिए I²R करंट देखिए लॉस होता है, I² लॉस होता है। अगर किलो एम्पियर का अगर स्क्वायर हम कर देंगे तो ये मेगा स्क्वायर में मेगा बन जाएगा और लॉस बहुत बढ़ जाएगा। और जब लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट भी मेल्ट कर सकता है। तो इसी सब चीज़ को हम ध्यान रखते हुए शॉर्ट टाइम रेटिंग डिसाइड करते हैं कि भाई 1 सेकंड या 3 सेकंड के लिए इतना करंट अगर फ्लो करा ले जाए तो ना तो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो टेम्परेचर राइज के कारण भी कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड ऑन थर्मल लिमिटेशन and it is based on thermal limitation and electromagnetic limitation। ये थर्मल लिमिटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिमिटेशन पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिमिटेशन से होता क्या है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई होता है, तो इसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिमिटेशन की जगह हम लिख सकते हैं मैकेनिकल लिमिटेशन। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण मैकेनिकल फोर्स ही अप्लाई होता है, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब एक पॉइंट और लिखिएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड ऑन किलो एम्पियर फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल फॉर 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो अभी आप लोगों ने यहाँ से इस टॉपिक से आप लोगों को अंदाज़ा लगा होगा कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किस किस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम आपको याद दिलाना चाहें तो जो दिया जाता है सर्किट ब्रेकर की रेटिंग के बारे में, मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम रेटिंग, इन 3 चीज़ों का जिक्र किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोल्टेज भी डिसाइड होता है, वोल्टेज रेटिंग भी दी होती है, फ्रीक्वेंसी की रेटिंग भी दी होती है, इम्पल्स लेवल की भी रेटिंग दी होती है, और भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे मुख्यतः जिस चीज़ों पर जोर दिया जाता है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम रेटिंग। अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस सब के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट।